एक आज हमें इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक यू स्टडीड ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस करके कि एग्जैक्टली इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है या तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है और इस हिसाब से दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। हमने जिस हिसाब से पढ़ना शुरू किया था वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, उससे आपको इंडोर मैनेजमेंट की भी नॉलेज होती है, ठीक है। इन सब अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो उसके दो मेन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। कौन से दो मेन डॉक्यूमेंट्स? तो कंपनी के ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं अपॉन इनकॉर्पोरेशन। ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? CS तो बनाएगा ना बच्चे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास जाते हैं, ठीक है। अपॉन इनकॉर्पोरेशन द कंपनी इफ वांट्स टू गेट रजिस्टर्ड इट गेट्स रजिस्टर्ड विद द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वहाँ जाके कंपनी की सारी डिटेल्स मतलब यू कैन से रजिस्टर होती है, ठीक है। अपॉन ऑल ऑफ दिस हैपनिंग अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स ROC के पास चले गए हैं दे बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स पब्लिक बन जाते हैं क्योंकि ROC के पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, अगर मुझे वो जानकारी चाहिए तो मैं इजीली कुछ नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस देके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार पब्लिक हो गए तो दिस इज मैंडेटरी अपॉन द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू हैव नॉलेज ऑफ दीज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके साथ जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर ये डीम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स का अवेयरनेस हो, ठीक है। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। MOA का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ही यही है ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा होगा कंपनी वही कर पाएगी। कोई भी इंसान कंपनी के साथ जब कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन करता है कि क्या वो ट्रांजैक्शन वाजिब है नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली अपने आप वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, ये हमको पता है, राइट। MOA के बाहर अल्ट्रा वाइज दी MOA इट विल बी ऑटोमेटिकली वॉइड एब इनिशियो, करेक्ट। तो यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कंपनी डॉक्यूमेंट्स MOA AOA व्हिच गेट्स रजिस्टर्ड विद दी ROC के पास रजिस्टर होने पे डॉक्यूमेंट्स बिकम पब्लिक। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ दी सेम डॉक्यूमेंट्स, राइट। अगर मैंने ये बोल दिया और अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, ठीक है, और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो गलती किसकी? तुम्हारी, राइट। ये क्लैरिटी है। ये एग्जैक्टली बोलता है द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए तो हमने ये जब जाहिर कर दिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर तुम उसे बिना पढ़े हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है तो वो तुम्हारी गलती हमारी नहीं, ठीक। So constructive notice means you have to have a notice of whatever is written in the MOA or AOA. If you enter into a contract beyond the MOA AOA, हमने तो बताया था ना हम नहीं कर सकते, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी। अब ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस हुआ। अब अंडरस्टैंड, हमने ना एग्जाम्पल के तौर पर पहले भी चीज़ पढ़ रखी है, वो लोन वाला एग्जाम्पल लिया था आपने, ठीक है। कंपनी के पास क्या बोलते हैं वो राइट है, पावर है टू बोरो मनी, ठीक है। अब अगर पावर है टू बोरो मनी इट हैज़ अ पावर एज पर द MOA टू बोरो अप टू 2 करोड़, ठीक है। टू बोरो अप टू 2 करोड़ की पावर है, ठीक है। अगर आप मुझे कोई लोन देते हैं, ठीक है, इफ़ द लोन अमाउंट ऑफ 3 करोड़ देते हैं तो ये वाली लोन अमाउंट मुझे रिपे करने की ज़रूरत है नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये इंटायर लोन का कॉन्ट्रैक्ट, इंटायर लोन का ट्रांजैक्शन क्या हुआ? वॉइड एब इनिशियो, राइट। सारा कुछ कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब ये चीज़ और ये चीज़ एक तो अल्ट्रा वाइज होती है इसलिए, दूसरी हमने आपको जब बोल तो रखा है कि हमारे MOA के हिसाब से आपके पास MOA में ये लिखा हुआ था ना कि बोरोइंग की पावर 2 करोड़ है, इसका आपके पास पब्लिक नोटिस है ना, तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी गलती। तो इफ वी गिव अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द सेम एंड यू डिड नॉट रीड इट, इट इज एंटायरली योर फॉल्ट। बढ़िया क्लैरिटी। अब एक और हमने देखा था कि इफ ये 2 करोड़ की पावर के हिसाब से हमने एक्सरसाइज यही किया कि हमने जो लोन लिया है ना वो 2 करोड़ का ही लिया है, ठीक है।
पर इस लोन लेने की एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स, कंडीशंस या प्रोसीजरल फॉर्मेट्स है, ठीक है। वो प्रोसीजरल फॉर्मेट्स क्या बोलता है, अगर लोन लेना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेजोल्यूशन पास, एग्जाम्पल दे दूँ, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। बोला हुआ है कि आपको एक शेयर होल्डर्स को बुलाकर मीटिंग करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आया, शेयर होल्डर मीटिंग, AGM, EGM और ऑर्डिनरी क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है रेजोल्यूशन? 75, 71 ऑर्डिनरी होता है 51, जो 75 होता है वो होता है शाबाश, ठीक है। तो आपको एक OR पास करना पड़ेगा विच विल बी 51%, ठीक है। एक मैंने बोला एक प्रीरिक्विजिट है ये, और दूसरा मैंने बोला कि उस लोन की डॉक्यूमेंट पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर चाहिए प्लस 1 CS का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। इतना हमने प्रीरिक्विजिट रख दिया, बढ़िया। अब अगर ये लोन मैं एंटर इनटू करती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ एक लोन लिया, तुमने मुझे वो 2 करोड़ का लोन दे दिया, ठीक है। उस लोन के टाइम पर जब तुमने मुझे वो लोन दिया, सारा कुछ सही था, 2 करोड़ के लोन लेने की पावर मुझे है, तुम्हें वो लोन देने की पावर है, सब कुछ सही है, मैंने एवरीथिंग किया, बट है ना, मैंने डिफ़ॉल्ट एक क्या किया, मैंने जो डिफ़ॉल्ट किया, मैंने बोला कि मैंने जो डिफ़ॉल्ट किया उसमें था कि आई हैड वो सिग्नेचर्स मेरे सारे थे, जो सिग्नेचर्स होने चाहिए थे वो सब थे, पर मैंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। एक गलती ये हो सकती है, या मैं बोल दूंगी कि मैंने रेजोल्यूशन तो पास किया, मैंने डायरेक्टर का भी साइन करवाया, पर एक CS का साइन नहीं करवाया, ठीक है। तो एक ऐसे तरीके, एक ऐसा चीज़ जो लोन को लेना वाजिब, प्रोसीजरल फॉर्मेट, जो मैंडेटरी प्रोसीजरल फॉर्मेट है ना, वो मैंने फॉलो नहीं किया, ठीक है, और तुमने मुझे लोन दे दिया। अब क्या तुम वो पैसा वापस ले पाओगे? बैंक हाँ, बट क्यों ही नहीं है, कोई गलती हमारी नहीं कि हमने साइन नहीं करवाया CS पे, या फिर हमने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। तो दी जो सर ये चीज़ है, ये जो मतलब 2 करोड़ की रेजोल्यूशन ओवर वगैरह, ये बैंक हमें बोल रहे हैं कि ये करवाओ, या फिर हमारे MOA में लिखा हुआ है? तुम्हारे MOA में लिखा है, तो ये हमने नहीं करा, ठीक है, पहले वापस ले सकते हैं। ले सकता है बैंक। तो फिर ये प्रॉपर तो लोन नहीं हुआ ना। बैंक ने तो लोन दे दिया, बट अभी कंपनी ने ये चीज़ नहीं दी। बोलो बोलो, एक मिनट दोबारा बताना। एग्जाम्पल करें ना दोबारा। ये इतना तकिए बना के गए हैं ना मेरे, यहाँ से करते, ठीक है, यहाँ से करते। एग्जाम्पल, कंपनी के MOA में लिखा है कि एक लोन ऑफ 2 करोड़ अलाउड, ठीक है, क्लैरिटी। कंपनी के, अरे यार, कंपनी के AOA में लिखा है कि अगर लोन ऑफ 2 करोड़ लेना है तो प्रोसीजरल फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर भी लिखा है, प्रोसीजर लिखा है रेजोल्यूशन OR इन जनरल मीटिंग, ठीक है, और लिखा है साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, ठीक है, बस इतना, ये सब लिखा है, क्लैरिटी। अब मैं तुम्हें केस 1 देती हूँ। केस 1, कंपनी हमारी है XYZ, हमारी XYZ ने HDFC से लोन लिया, ठीक है, ऑफ 3 करोड़। इस ट्रांजैक्शन पर कमेंट करो। Void है, अल्ट्रावायलेंस, वाई अल्ट्रावायलेंस? क्योंकि MOA में लिखा है कि 2 करोड़ का लोन होगा, HDFC ने ज़्यादा दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट इज Void, वॉइड, पक्का, बढ़िया। उसके अलावा ये कौन सा डॉक्ट्राइन होएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि द बैंक वॉज मेड अवेयर दी MOA, एज पर दी MOA कि इतना ही लोन लेना अलाउड है, उसके ऊपर उन्होंने ले लिया। तो मतलब कंपनी ने MOA नहीं पढ़ा, कंपनी ने नहीं बच्चे, बैंक ने, बैंक ने दिए लोग, बैंक लोन देगी ना। तो फिर बैंक ने नहीं पढ़ा MOA, बैंक की गलती है, बैंक की- कंपनी जितना पैसा रखेगी। हाँ, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन था
कंस्ट्रक्टेड नोटिस होता है कि एवरीबडी एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ठीक है, पीपल, यार तुम समझ गए ना, एंटर कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी हैव टू बी, ठीक है, ये समझ में आया? क्लैरिटी। अब अगला क्या हुआ, जो हमारा केस 2 है ना, उसमें भी XYZ ने HDFC से लोन लिया ऑफ 2 करोड़, ठीक है, बट XYZ डिड नॉट पास रेजोल्यूशन, ठीक है, बढ़िया। When called to repay by the bank, जब बैंक ने इनसे वापस पैसे मांगे, कंपनी डिनाइड, सेइंग लोन was ultra vires। गलती तो कंपनी की है, उसने रेजोल्यूशन पास नहीं और AOA के बाद अल्ट्रावायलेंस हुआ। तो देखो ना, मैं कंपनी ने तो नहीं लिखा है ना MOA में कि 2 करोड़ अलाउड है, लेकिन पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया ना, रेजोल्यूशन पास करना। ये इंडोर मैनेजमेंट वाला वो था जो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है, फिर उसमें तो बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे कंपनी की गलती है, उन्होंने अपने कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करे, हाँ, फिर तो बैंक को मिलना चाहिए अपना पैसा। समझ में आ रहा है? वापस से मैं तो सही आऊँगी उसका क्या बोला, कुछ हल्का फुल्का समझ में आया? तो देखो अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बोला कि हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हमने सबको बोला, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज कि जो टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। आ रहा है समझ? इंडोर मैनेजमेंट में क्या बोलता है कि यार देखो, हमने सबको बता दिया एग्जैक्टली कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पावर है, क्या नहीं पावर है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं प्रोसीजर है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन और ये सब पास कर सकते हो। आपने जब भी HDFC ने इनका MOA ढंग से पढ़ा होगा तो उन्होंने देखा 2 करोड़ की पावर है, हाँ है, रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए, ठीक है। अब HDFC बैंक ने देखा क्या, हाँ सब कुछ है, साइन है, तो हो गया होगा रेजोल्यूशन। उसने जाकर चेक ही नहीं किया कि भाई रेजोल्यूशन सच में पास हुआ है या नहीं हुआ है, राइट, येट एंड देन वो बोले, फिर ये लोग बोल दिए ना अपने XYZ वाले कि हम तो पेमेंट नहीं करेंगे, रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ था, लोन तो ढंग से लिया ही नहीं था हमने, तो सब कुछ तो अल्ट्रा वायर्स हो गया, AOA के तो बाहर चला ही गया है, राइट, प्रोसीजरल फॉर्मेट तो फॉलो नहीं किया, सो वी विल नॉट रिपे। हियर द HDFC बैंक कैन से दैट हमने सब कुछ चेक किया, प्रोसीजर भी देखा कि क्या है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। प्रोसीजर अगर तुमने लिखा है तो फॉलो भी तो तुम ही करोगे, राइट। तो कंपनी का इंडोर का मैनेजमेंट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाहर के लोगों को कुछ नहीं पड़ी। आई बात समझ? नोबडी एल्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन is expected to understand or know if the procedure was followed, ठीक है। तो आउटसाइडर्स जो होंगे ना, उनके पास ये अथॉरिटी है, the authority to assume that all procedures are duly followed। आया बात समझ? That all the procedures are duly followed by, and hence they can assume the resolution was passed, and hence the law was taken in due course। मतलब loan आपका valid था, it has to be paid back। ये क्या आपने अपडेट कौन सा वाला? ये हाँ, ये प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, और इंडोर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट फिर वो होगा प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। वेरी गुड। आ रहा है समझ? किसी को नहीं समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है जो वापस कंस्ट्रक्टिव नोटिस जग जाहिर कर दिया, लोगों को नोटिस दे दिया। अगर मैं मान लो लोगों को न्यूज़पेपर में छपा देती हूँ कि अब से मैं ना जो भी बच्चा मेरे पास यहाँ पर
पढ़ने आता है वो बंदे को मैं एक डिग्री देती हूँ और वो डिग्री वैलिड रहेगी, ठीक है। तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास पढ़ रहे हो और तुम मुझे डिग्री नहीं मांगते हो, चले जाते हो, मैंने भी नहीं दी, राइट। तुमने अब तुम कल को मुझ पर केस करोगे कि आप जो डिग्री देने वाले थे, मैं तो सबको बोला था, तुमने मांगी क्यों नहीं। पॉइंट, एंटायर पॉइंट बीइंग इफ आई मेड पीपल नोन ऑफ द एवरीथिंग, तो आपको हैव टू अवेयर ऑफ दैट, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दुकान से कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आप जाते दुकान वाले को रिटर्न करते हो, वो अलग बात है, बट हियर द वो बायर्स बिहेवियर आपने सुना, जो बंदा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको सारी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आ रहा समझ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि जो भी बंदा पीपल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, दे हैव टू बी अवेयर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, क्या उसके पास वो पावर है, अगर नहीं है तो फिर मैं ना करूँ, क्योंकि अगर कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और फिर साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा कि जब मैंने सबको बताया था तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं। एवरी पर्सन, अगेन वो जो उस दिन तुमने बोला था ना, एवरी पर्सन जो इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको एमओए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इस केस में, इसमें केस 1 केस 2, हाँ जी, इसमें एक्चुअली 2 करोड़ की लोन लेती है तो ट्रांजैक्शन है, हाँ जी, है ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा। नहीं, फर्स्ट वाले में लोन 3 करोड़ दिया है, हाँ जी, तो उस चीज़ में HDFC कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, सही बस यही, ठीक है, पक्की बात है, कोई डाउट। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस सारी दुनिया को जग जाहिर करता है कि देखो कंपनी ने ये काम किया है। अगर बाहर के लोग बिना पढ़े हमारे साथ काम करते हैं तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की राइट बनता है कि बाहर में जाओ, तुम्हारा नुकसान, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सो दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट इज having or letting the outsiders assume that everything done inside the company is done properly। हमारे पास ये पूरा हक है, हम सब मान ले कि सब कुछ ठीक से हुआ है। अगर तुमने नहीं किया है तो ये सोली तुम्हारी गलती है, इससे हमारे किए हुए ट्रांजैक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडोर बचाता है बाहर वालों को, ठीक है, इंडोर बचाता है बाहर वालों को, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो बचा रहा है वो कंपनी को बचा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी, पक्की बात। अब इसको रीड करेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये एग्जाम पढ़ना शुरू करोगे एक बार। इतना सबको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया, सिर्फ एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं, पक्की बात हो गया, फ्रेंड श्योर है। तो देखो अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आल्सो नोन एज टर्फोन रूल। टर्फोन एक केस था, ठीक है, और इस केस के हिसाब से उन्होंने इंडोर मैनेजमेंट का एक नया नाम भी रखा, टर्फोन रूल, ठीक है। तो टर्फोन रूल इज अराउंड बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और ये सब तो तुम प्लीज ये याद रखना, इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम टर्फोन रूल है, ठीक है। ये इस हिसाब से पूछेंगे तुम्हें। तब उन्होंने केस लॉ में क्या बोला हुआ है, देखो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्फोन, द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी, इस केस में पढ़ो, द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी वर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स to borrow on bonds such sum of money as should from time to time by resolution of the company in general meeting be authorized to borrow. The directors gave a bond to Turquoise without the authority of any such resolution. It was held that Turquoise should sue the company on the strength of the bond as he was entitled to assume that a necessary resolution has been passed, and Lord he observed that outsiders are bound to know
the external position of the company but are not bound to know its indoor management. क्या समझ में नहीं आया मेरे को? अब की बात है अगर आ गया तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। एक रॉयल ब्रिटिश बैंक था, हाँ उन्होंने थर्ड पार्टी को लोन दिया, या लिखा हुआ है सच सम ऑफ मनी शुड एंड मतलब कि उनको पता था कि एमओए में इतनी मनी है तो वो थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, हाँ बट उनको बाय रेजोल्यूशन कंपनी की ज़्यादा मीटिंग उनको ये नहीं पता था कि क्या क्या उन्होंने कर रखा है। ये क्या क्या यही तो पता है। उन्होंने मतलब वो ऑथराइज टू बोरो, रेजोल्यूशन नहीं देखा, रेजोल्यूशन के बिना उन्होंने वो देख लिया बॉन्ड्स। ये देखो विदाउट ऑथोरिटी ऑफ सच मतलब कि अथॉरिटी के बिना रेजोल्यूशन, अथॉरिटी के बिना रेजोल्यूशन कैसे जाता है? ये जो बट लिखा है सब अच्छा। ऐसे फिर बैंक ने केस करा, उसको पैसे मिल गए। जैसे तुमने समझाया ना चॉकलेट का खाली रैपर दूंगी मुझे ऐसे थोड़ी ना। बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऐसे तो मेरे को चॉकलेट खाना पड़ेगा। लोन किसने किसको दिया है? लोन दिया कि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने डायरेक्टर्स कंपनी ने दिया है टर्को को। इसने टेलीफोन हम्म? टेलीफोन में लोन दिया। टर्कॉन ने लोन दिया है। टर्कॉन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। तो यहाँ उसने पे उसको बॉन्ड दिया है तो फिर वो पैसे दे दो। but यहाँ बॉन्ड पे किसने किसको दिया? बैंक ने। थर्ड पार्टी तो बैंकिंग कंपनी थी, तो ठीक है? यहाँ पे लिखे डायरेक्टर्स ने gave a bond to टर्कॉन, तो फिर कंपनी ने दिया ना टर्कॉन को। तो मतलब हम लोग अगर हम कंपनी है तो हम बैंक को लोन दे रहे हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने दिया थर्ड पार्टी। टर्कॉन तो एक अलग चीज है ना, कंपनी थोड़ी है। क्या चीज़ है वो? हैं? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टोरकॉन में द डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंक, द डायरेक्टर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी वर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स टू बोरो on bonds such sums of money as should from time to time by resolution of the company in the general meeting be authorized to borrow, ठीक है? The directors gave a bond, directors कौन? कंपनी के डायरेक्टर्स। किस कौन से किस कंपनी? टर्कॉन नहीं, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी। The directors gave a bond to Turkon without the authority of any such resolution, ठीक है? The directors gave a bond to Turkon without the authority of any such resolution. It was held that Turkon could sue the company on the strength of the bond as he was entitled to assume that the necessary resolution has been passed. रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो उसके पास पावर है किस चीज़ का रेजोल्यूशन था लेकिन? एओए में जो होता है। हाँ, पर रेजोल्यूशन मतलब कोई डिसीजन लेना, तो डिसीजन किस बारे में ले रहे थे? कि कितना अमाउंट वो तो हमारे एग्जाम्पल में था, यहाँ पे अलग है। जो भी स्पेलिंग है इसकी, टाइम टू टाइम पे। हाँ ठीक है। अब इस केस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हम पहले बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते हैं। बैंक के बारे में बात करें, बैंक का एमओए और एओए के बारे में बात कर रहे हैं। एमओए बोलता है कि बोरो करने की पावर है। एक क्वेश्चन था, जो नॉर्मल बैंक होते हैं हमारे आरबीआई वगैरह एचडीएफसी, इनके भी एमओए और एओए होता है?
कंपनी हो गई ना वो बैंकिंग कंपनी, तो कंपनी का MOA होता है उसकी, ठीक है। सिर्फ LLP का नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक तरीके की कंपनी होती है पर पार्टनरशिप होती है। तो चलो एनीवे MOA AOA, ठीक है। MOA बोलता है बोरो करने की पावर है, बोरो अगेंस्ट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक तरीके की क्या होते हैं? अभिमान डेट इंस्ट्रूमेंट, या तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, लोन एग्रीमेंट, पर्यावरण। तो बॉन्ड्स एक तरीके की अंडरटेकिंग होते हैं, एक अंडरटेकिंग जहाँ पर मैं आपको किसी कोई चीज़ को प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। आई एम प्रॉमिसिंग यू टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, इफ आई डोंट पे दैट यू माइट बी एबल टू टेक माई होम, यू माइट बी एबल टू टेक माई फंड्स, फ्रीज माई मनी, फ्रीज माई बैंक बैलेंस, जो भी। तो एक अंडरटेकिंग होती है, यूजुअली अंडरटेकिंग, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इज दी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ का वादा कर रही हूँ तो उस चीज़ के वादे को हम बॉन्ड यानी कि इंस्ट्रूमेंट में बना सकते हैं। अब मैंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी, कल को इसे 1 लाख रुपए चाहिए, तो इसने वही वाला वादा तुझे दे दिया कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, देख इसने प्रॉमिस किया कि वो 1 लाख रुपए देगी तो तू ले लेना, राइट। सो जब एक वादा एक ऐसे फायदे में बदल जाता है तब हम उसको बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। डेट का इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया। तब यहाँ पर बॉन्ड हो गया आपका। तो इन्होंने कहा, बैंक ने बोला कि बैंक के पास पावर है कि वो कोई बॉन्ड लेके पैसा दे सकती है, वादा लेके पैसा दे सकती है, ठीक है। पर वो जो बॉन्ड है ना, वो जो बॉन्ड है वो ऑथराइज्ड बॉन्ड होना चाहिए। बैंक बॉन्ड लेके पैसे दे सकते हैं। बैंक का गिरवी रख के मतलब बैंक बॉन्ड भी दे बैंक को बॉन्ड मिले थे ना, बैंक बॉन्ड देकर पैसा लेना, सब उल्टा पुल्टा हो गया। या देखना डायरेक्टर ये बॉन्ड टू ये टर्म बॉन्ड, तो हाँ, बैंक ने उल्टा। बैंक ने बॉन्ड दिया, टर्म बॉन्ड के पैसे दिए। हाँ हाँ हाँ, हम भी यही बोल रहे हैं, तुम भी यही बोल रहे हो। देख, बैंक के पास गौरव है अगेंस्ट बॉन्ड, तो वो बॉन्ड भी तो ऑथराइज होना चाहिए ना। वो बॉन्ड फिर एक बार ऑथराइज हो गया फिर वो टर्म बॉन्ड को देंगे ना। हाँ बैंक को ही पैसे ले लिए टर्म बॉन्ड। ऑथराइज हाँ हाँ हाँ, शुरू यहाँ से करते हैं। बैंक पैसे ले रही है टर्म बॉन्ड से, ठीक है। मनी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, सॉरी ये रह गया मेरा। मनी का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है, इधर से इधर, ओके। प्रॉमिस का यहाँ से यहाँ होता है। हाँ बॉन्ड। हाँ, मैंने ठीक बोला था, मतलब borrow loan from collectors ले हाँ तो अब पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है, बैंक इसको बॉन्ड दे रही है, ठीक है। MOA में लिखा है बॉन्ड देना अलाउड है, बॉन्ड होता है वो ऑथराइज होना चाहिए। अब है ना, इस बॉन्ड की एक कैटेगरी लिखी कि बॉन्ड के लिए एक चीज़ बोली, AOA बोल रहा था कि ये बॉन्ड है वो रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथेंटिकेट होना चाहिए। लोन नहीं, बॉन्ड, बॉन्ड का रेजोल्यूशन पास करना था, लोन का नहीं पास करना था। लोन का तो सब अलाउड था, बैंक का ही काम है ना लोन देना, लोन लेना, तो उसके लिए हर बार रेजोल्यूशन पास करेंगे नहीं। बॉन्ड एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनना चाहिए, जो वादा है वो सारे शेयर होल्डर्स मिलके करेंगे, ऐसा मान लो, ठीक है। सो इफ दैट बॉन्ड वाज नॉट पास बाय रेजोल्यूशन, येट यहाँ पर दे दिया, तो बाद में बैंक बोली कि यार देखो जो बॉन्ड हमने तुझे दिया था ना, उसके लिए किसी भी शेयर होल्डर को तो हमने पूछा ही नहीं था, रेजोल्यूशन तो पास किया ही नहीं था, तो इस बॉन्ड का कोई वो है नहीं, मतलब वजूद, क्योंकि ये ढंग से, ये बॉन्ड ढंग से आपको मिला नहीं है, इस बॉन्ड की ऑथेंटिसिटी कोई है नहीं है, राइट। फिर द कोर्ट रूल्ड दैट कि आपने इसे बॉन्ड तो दिया है ना, उसका वजूद सही है या नहीं है वो टर्कोन तो अज्यूम कर सकता है, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट तो यही बोलता है यू आर अलाउड टू अज्यूम, राइट। सो ही वॉज अलाउड टू अज्यूम कि बॉन्ड सही तरीके से पास हुआ है एंड बॉन्ड वॉज ऑथेंटिकेटेड। मुद्दा यही था कि बॉन्ड सही है या नहीं सही है, अगर बॉन्ड सही है तो लोन का पैसा वापस मिल जाएगा, अगर बॉन्ड सही नहीं है तो रेजोल्यूशन ना पास किया था वो तो फिर मांग भी नहीं सकता वापस। रेजोल्यूशन किसको पास करना था? अब टर्कोन को, नहीं बच्चे, बैंक को। बैंक को पास करना। बैंक को पास करना था ना, ताकि टर्कोन को पता लगे कि वो बॉन्ड सही है कि गलत है। वो इंडोर हो गया ना रेजोल्यूशन तो। नहीं, किसी भी घर में बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है वो हम बाहर लोगों को बताते हैं, तो बाहर के लोग नहीं बताते अच्छे घर के लोग नहीं बताते हैं।
तो बाहर के लोग को ये है ना कि हाँ इनके घर के अंदर तो बहुत गालियाँ नहीं देती है, सास मारती नहीं है, सब कुछ अच्छा है, राइट। तो घर के बाहर सब ये अज्यूम कर सकते हैं कि घर के अंदर सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ठीक है, क्लैरिटी है। तो इंडोर घर के अंदर सब खुश खुश हैं, दैट इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइडर्स टू अज्यूम सब अच्छा है, ठीक है। इस पर चलेंगे हम, अंदर सब खुश हैं, अंदर सारा काम अच्छे से हो रहा है ऐसा बाहर वाले मान सकते हैं, ठीक है। अंदर उन्होंने बोला था कि देखो हम ना सुबह उठ के परांठे खाते हैं, ठीक है, तो परांठे एमओए में लिखा है, पर एमओए में के बाद एओए में एक और चीज़ लिखी थी कि परांठा तो आलू का ही होना चाहिए, ठीक है। जब बाहर से गेस्ट आए तो हमने उनको सूखा पराठा खिला दिया, आलू का नहीं खिलाया, ठीक है। तो उन्होंने वो पराठा हमारे मुंह पे फेंक के मारा कि भाई ये क्या बात होती है, आई वॉज अज्यूमिंग कि तुम्हारे घर पे तो आलू का ही मिलेगा। वो एओए के खिलाफ हो गया ना, एओए के खिलाफ हो गया, राइट। पर अंदर का प्रोसेस, अंदर आलू भरने हैं, वो तो बाहर किसी को नहीं पता ना। तो जो भी बंदा खाना खाने आएगा उसे तो ये अज्यूम, ही हैज़ द पावर टू अज्यूम कि इनका एमओए बोलता है कि आलू का पराठा मिलेगा। अगर नहीं मिला तो उसकी गलती नहीं है, ही कैन स्यू इन द कोर्ट कि भाई मैं इनके घर पे गया, उन्होंने मेरा सुबह मूड खराब कर दिया कि आलू का नहीं दिया। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि आउटसाइडर्स आर एंटायरली विलिंग टू अज्यूम कि कंपनी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ना वो सही से हो रहा है। बाहर मुझे जो चीज़ मिल रही है, मुझे उसे बॉन्ड मिला ना, तो उसे बॉन्ड तो सही तरीके से मिला। उस बॉन्ड को बनाने के प्रोसेस में ये लोग ने कितना झोल झपाटा किया वो बाहर को थोड़ी पता होगा। ऐसे तो फिर हर कंपनी मार खा जाएगी, देख लो। तो फिर अब जैसे बैंक ने तब उनको मतलब बैंक ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, हाँ, बट रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो टर्कोन हैज द राइट टू गो इन द कोर्ट यस टू sue the bank, यस, बट उसे मतलब नहीं कर सकता ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो वैलिड नहीं हुई तब भी। ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं थी। कोर्ट बोलेगा कि अगर ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं थी तब भी तेरे पास पावर है तो अज्यूम कर ट्रांजैक्शन वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगेन कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो टर्कोन का लेना देना नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? हाँ तो गया, बट अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है एज अ प्रूफ। डॉक्यूमेंट मिला तुमको? नहीं, बॉन्ड मिला ना? बॉन्ड मिला ना, बट रेजोल्यूशन देख बच्चे, रेजोल्यूशन कंपनी के अंदर की बात होती है। देखो रेजोल्यूशन का मतलब रेजोल्यूशन में टर्कोन को नहीं देंगे, वो अपने पास रखेंगे। हाँ। फिर ठीक है। कंफ्यूजन। हाँ, रेजोल्यूशन एक देख मैंने अभी बताया था, रेजोल्यूशन इज नथिंग बट ए डिसीजन पास्ड बाय द कंपनी, है ना। तो जब कंपनी के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है, क्योंकि सब लोग की सहमति इकट्ठी नहीं हो सकती। तो सोच कम से कम 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, हम सबकी बात सुनेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सबकी वोटिंग करा देंगे। जो तुमने बोला, मेजॉरिटी ने बोला वो मान लिया, जो मना किया, ठीक है। उसी चीज़ को रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसलिए तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो अब इस केस में टर्कोन को मिलेगा? हाँ जी, टर्कोन को पैसे अपने मिल जाएंगे वापस। आ रहा है? पक्की बात है? क्या है पूरा केस समझाओगे? जैसे ये इंडोर मैनेजमेंट है, तो टर्कोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको मतलब एज्यूम करना था कि उन्होंने सारे काम ठीक से किए हैं, तो उसने अपना बॉन्ड उनको दे दिया था। तो टर्कोन के पास राइट है कि वो बैंक के ऊपर केस कर सकता है, तो उसे पैसे मिल जाए, उसको देने। मैं समझाऊँ थोड़ा सा? हाँ। एक बैंक था, एक टर्कोन था। टर्कोन ने बैंक को लोन दिया, ठीक है, और बैंक के एमओए में था कि वो ले सकता है लोन, बट अगेंस्ट सम बॉन्ड्स जो कि ऑथराइज्ड होने चाहिए। और एओए में था कि रेजोल्यूशन पास करना है, बट उसने टू इशू द बॉन्ड, बट उसने रेजोल्यूशन पास नहीं किया और ऐसे ही बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो जब टर्कोन वापस अपने पैसे मांगता है तो बैंक कहता है कि हमने रेजोल्यूशन तो पास नहीं किया, कि हमने वोटिंग नहीं कराई, हमने ऐसे ही बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो जब टर्कोन कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसे कहता है कि तेरे पास पावर है कि तू उन्हें उन पर केस कर सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है, क्योंकि उन्होंने तेरे को बॉन्ड्स तो इशू कर दिए हैं, तो यू हैव दैट राइट। तो बॉन्ड्स तो मिल गए हैं, उस बॉन्ड्स को बनाने में क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई, क्या इनकम्प्लायंसेस हैं,
उससे वो टर्न अंदर की बात है। हाँ उसके इंडोर की बात है, उससे टर्न का लेना देना नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। मतलब कह सकते हैं कि आलू के पराठे मिले लेकिन उसमें नमक मिर्च नहीं था, हाँ तो मिले तो है ना, मिले तो है। अंदर क्या है क्या नहीं क्या? वो हमारी गलती है। बस एग्जाम्पल अच्छा था। चलो अब नेक्स्ट, एक तो मैं वो डायरेक्टर्स वाला कल समझाया था कि हाँ अच्छा चलो ठीक है। एक ना और एक चीज़ होती है फंक्शन करने के लिए, ये पहले सुन लो और फिर रीड करो कि समझ में आएगा। देखो कंपनी के अंदर जो कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होती है, राइट। कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं, पैसा लगा रहे हैं पर वो आ तो नहीं रहे कंपनी में, तो मोस्टली कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का सारा ऊपर नीचे का काम संभालते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टर्स जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क काम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अज्यूम करके चलते हैं, हमारी प्रिजम्पशन है ये, हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये सब कुछ MOA की कंप्लाइड है, इधर कोई पंगा नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर सारा काम ढंग से कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, काम ढंग का हो रहा है, ठीक। कंपनी के मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर के पास, दे आर ऑल्सो वर्किंग एज पर द कंपनीज MOA, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, हम इस डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है ना, इस पे क्वेश्चन उठा देते हैं कि क्या ये डायरेक्टर सही से अपॉइंटेड है। हमें कल को पता लगता है कि ये डायरेक्टर की मंदी आई पड़ी थी, ये डायरेक्टर कुछ फ्रॉड है, इस डायरेक्टर ढंग से काम नहीं करता, जो भी, ये डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड नहीं था। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो हम मान लो ये मान लेते हैं कि डायरेक्टर जो है आपका ड्यूली अपॉइंटेड नहीं था, सही डायरेक्टर नहीं था वो, ठीक है, पर उसने अपनी गलत अपॉइंटमेंट के अंदर भी कुछ सही काम वो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास जो कुछ सही काम कर रहा है, पर वो काम करने के बाद हमें पता चला कि ये डायरेक्टर जो है ना, ये सही अपॉइंटेड नहीं था। क्वेश्चन बीइंग, क्या ये जो काम है ये भी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसको करने वाला गलत था, मेरे काम तो सही रहेगा। पर करने वाला गलत था। वो तो अपॉइंट गलत हुआ था, काम तो सही रहेगा। जब उसने अपॉइंट हुआ तो गलत अपॉइंट हुआ। मान ले तेरे पास अथॉरिटी, तो एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, तो सारे डिसीजंस ले लिए, कल को पता चले तो स्कूल के प्रिंसिपल है ही नहीं, फिर जो तूने ऐसा प्रिंसिपल सारे काम किए, क्या वो काम सही होने चाहिए कि नहीं होने बट चाहिए? वो काम भी बाद में चेंज थोड़ी हो सकते हैं, बट वो काम चेंज थोड़ी हो सकते हैं बाद में, वही तो पॉइंट है ना, तो फिर वो तो कह सकते हैं कि काम तो सही था। कर तो दिया, पर क्या वो काम वैलिड है? क्या हम बोलते हैं नहीं, जो जो इसने किया सब कुछ बैक टू नॉर्मल करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, पर काम तो उसने सही किया था। पर अथॉरिटी तो नहीं थी ना। बट काम थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। हाँ तो हो गया। वही तो मैं पूछ रही हूँ। काम तो होगा, बस ठीक हुआ तो ठीक है, हो गया। ठीक हुआ तो ठीक है, बंदे डायरेक्टर के भले वो बंदा ड्यूली अपॉइंटेड नहीं था, अपॉइंट गलत किया तो कंपनी ने उसको गलत अपॉइंट किया। कंपनी ने गलती से गलत अपॉइंट कर लिया था, पर उनको नोटिस नहीं होगा। वो तो फिर डायरेक्टर गलत अपॉइंट हुआ ना, उसमें काम थोड़ी गलत हुआ। डायरेक्टर ने तो वो काम किया। देख मैं ये तो बोल रही हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास, उसने जो काम, उसने जो वर्क किया वो सब कुछ सही किया, पर हमें बाद में ट्विस्ट पता चला कि ये जो डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड नहीं था, राइट। ड्यूली अपॉइंटेड ड्यूली अपॉइंट मतलब सही नहीं है, डायरेक्टर उस पोजीशन में नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर करता है बट वो काम सही कर रहा है। हाँ तो उस केस में हम डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं, बट काम को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि काम सही है, बस अड़ गए ना तुम, शाबाश, यही उस है डायरेक्टर को चेंज करना है। पॉइंट इज। देखो अब ये सब क्यों हुआ, अब इसका अगर तुम किस्सा समझोगे ना तो वेरी अच्छी बात है क्या, कि देखो आज किसी डायरेक्टर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, उससे पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया। कल को हम बोलते थे थर्ड पार्टी को, अरे वो डायरेक्टर जिसने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो डायरेक्टर तो सही नहीं था, तो सॉरी कैंसिल ट्रांजैक्शन,
तो सामने वाला तो फिर सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि अब तक तो मैंने एमओए भी पढ़ लिया, एओए भी पढ़ लिया, अब तो मैं डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में गलती निकाल दी, अब मैं वो थोड़ी देखने जाऊँगा, राइट? सो दिस एक्ट सेज दैट इफ एनी डायरेक्टर who was not duly appointed in the organization but has done some work, that work shall be kept valid if there was no notice of his disqualification. ठीक है, अगर वो डायरेक्टर गलत अपॉइंटेड है, ऐसे पता है, और उसके बाद वो गलत कोई काम कर रहा है, भले काम सही हो, तब भी फिर वो काम इनवैलिड होगा। आ रहा है समझ? डायरेक्टर का नहीं पता कि वो गलत अपॉइंटेड है, उसने बिना पता हुए सारे काम किए हैं, तो वो काम वैलिड रहेंगे। ठीक है, पता लग गया ना, अब तो तुम सही नहीं। अगर मान लो वो बंदा हमको पता लग गया स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, फिर भी वो कोई काम करे, फिर उसके बाद तो नहीं चलेगा ना। यू अंडरस्टूड दैट ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी, सो व्हाई आर यू लेटिंग हिम वर्क देन? करेक्ट? सो आफ्टर नॉलेज इनवैलिड हो जाएगा काम सारा, बिफोर नॉलेज सारा काम वैलिड रहेगा। ठीक है, सेक्शन 176 आई, हाँ 176 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ो। provides for the validity of the acts of directors. No act, ये देखो सेक्शन, सॉरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, नेगेटिव फॉर्म में लिखिए। No act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, कि कोई भी काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब बिना फर्क पड़े that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had terminated by virtue of any provisions contained in the act or articles of the company. भले बाद में पता लगे कि उसका अपॉइंटमेंट डिस्क्वालीफाइड था। आ रहा समझ? ये notwithstanding with that it was subsequently noticed. Notwithstanding मतलब not giving effect to, without any reason या हाँ that it was subsequently noticed. subsequently that हाँ Notice अगर हो जाता है नहीं subsequently अगर नोटिस होता है और फिर वो काम करते हैं। फिर उससे पहले लेकिन काम करना है। subsequently notice ना, any work done but subsequently noticed that he was not duly appointed, तो work done before is valid। ठीक है, आज काम कर दिया, कल पता लगा कि तुम तो थे ही नहीं यहाँ, तो आज का ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी एडमिशन नहीं हुई है स्कूल में, पर तुम्हें पता नहीं है, तुम जाके होमवर्क करके आते हो, तुम्हारा होमवर्क तो सही है ना, भले तुम्हारी एडमिशन गलत थी पर तुम्हारा होमवर्क तो सही है। तो ये वो उस होमवर्क की बात कर रहे हैं कि वो सही है। अगर कल को पता लग गया कि तुम्हारी एडमिशन सही नहीं हुई थी, फिर तुम्हारा होमवर्क को चेक करें, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला हमारा होमवर्क चेक करेंगे? हाँ, पहले वाला करेंगे, क्योंकि पता नहीं था ना कि तुम सही एडमिशन नहीं करेगा इसलिए। ठीक है, आ रहा है समझ? ये आपने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर ए कंपनी है हाँ और एक बी कंपनी है, ए कंपनी ने बी को पैसे दे रहे हैं, बट ए ने बोला था कि अगर मैं पैसे नहीं देता हूँगी तो एक सी कंपनी है वो आपको गारंटी देती है कि वो पैसे मतलब ए पैसे दे देगा। इसका नाम क्या था? इसमें हमने सी का नाम लिया था कि सी को गारंटर कहते हैं। और इसमें तक बी वो होएगा जिसका सी से कोई लेना देना नहीं होगा ना। जरूरी नहीं है तो अगर ए ने कि सबका किस अब आपस में एक दूसरे से लेना देना हो सकता है। तो अगर ए ने बी को पैसे बी से पैसे लेने हो और एक सी कंपनी है, ए ने बी से पैसे लेने हैं, नहीं ए ने बी को पैसे देने हैं, बी ने सी को पैसे देने हैं, तो किसने ठीक है? हाँ ए ने बी को पैसे देने हैं ए ने बी को पैसे देने हैं, ठीक है। और बी ने सी को पैसे देने हैं अच्छा, और सी ने फिर ए को पैसे देने हैं। ये क्या तो बात सब अपना हुई? अपना पैसा अपने पास रख लेंगे ना। तो पैसे सिर्फ सी के पास है। हाँ, तो सी ए को दे देगा, ए बी को दे देगा, बी सी को दे देगा, सबका फिटनेस हो जाएगा काम। अच्छा क्या ये तो वो बना रहे, वो रील नहीं होती थी। नहीं एकदम से हिट हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था, मैं यहाँ पे लिख रहा था भाई को। अब ठीक है। नहीं करेक्ट हो रहा अब पक्का आगे बढ़े। Provided that nothing in this section shall be deemed to give validity, ये ध्यान से पढ़ना, nothing in this section shall deem to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed to be invalid, है ना। कोई भी काम उसके इनवैलिडिटी के पता चलने के बाद होता है तो वो तो इनवैलिड ही रहेगा, उसके पहले वाला काम वैलिड रहेगा सिर्फ। ठीक है,
ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स। देखो ये वही हुआ ना जो मैंने तुमको बताया था कि ऑब्जेक्ट है कि आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कल को डायरेक्टर्स के गलत अपॉइंटमेंट की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल ना कर दें, इसलिए ही हमने प्रोविजन बनाया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी आउटसाइडर्स, सॉरी डीलिंग विद द कंपनीज आउटसाइडर्स एज वेल एज मेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग दैट सच एक्ट्स of a person acting as a director will be treated as valid, though it may afterwards be discovered that his appointment was invalid or that it had terminated during the provisions of this act. पक्का सबको आया? कहीं पे कुछ डाउट है ऐसा? पेज नंबर क्या था? पेज नंबर था तेरा 12 था। अच्छा डाउट नहीं होना। वो जो लग रहा है ना वो खा टूट जाता है, पोर्टेबल है हमारा। ठीक है, अगला अब रिलेशंस ऑफ कंपनीज विद मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, इट्स ओके, डजंट मैटर, नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जांपल तुम मार्क कर लो, तुम रीड करके आओगे डब्बे के अंदर, एग्जांपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये होमवर्क है और नीचे वाला नॉट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा होगा ना तुमने, सिर्फ यही लिखा होगा, और चीज़ भी लिखी है और चीज़। अच्छा फॉर्जरी एंड इनकम्पिटेंट एक्ट्स, फॉर्जरी माने फेक, फॉर्जरी का मतलब गलत, बस फेक, तो ही अभी तक तो फेक ही है। फॉर्जरी में अगर कोई इंसान कोई गलत सिग्नेचर्स, मोस्टली फॉर्जरी इज यूज्ड फॉर सिग्नेचर्स, अगर कोई बंदा कोई गलत किसी का नकली साइन करता है तो उसको फॉर्जरी कहते हैं, इस क्राइम को फॉर्जरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखो कंपनीज एक्ट में या कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है या फॉर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर इंटू हुआ है जिसके अंदर जिस बंदे ने साइन किया उसने फॉर्जरी करी है, तो क्या किसी के पास भी कोई भी राइट नहीं जानी चाहिए ना, कुछ हुआ ही नहीं है देखा जाए तो। अब किसी कॉन्ट्रैक्ट गलत आया और हम उसको साइन कर दिए, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसने आगे साइन करके दिया है तुझे, जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया है, किसी और झूठे बंदे ने किया है ना, सही बंदे का तो राइट है ही नहीं। मान ले तेरे को तेरा घर बेचना है, ठीक है, तेरे किसी दोस्त ने तेरा नकली सिग्नेचर करके मुझे तेरा घर बेच दिया, तो मेरे पास तो आगे से ही आया ना, आया ना बात समझ। तो जिस बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका तो कभी हाथ था ही नहीं ना, मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो कभी हाथ थी ही नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, राइट। सो सेक्शन डज नॉट अप्लाई बट द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट इन कंपिटेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जांपल कंप्रोमाइजिंग अनपेड कॉल्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोला है कि ये जो पीछे हम बोले थे ना कि डायरेक्टर्स के एक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इफ नोटिस से पहले वाले, तो अगर उन्होंने तब वो काम ही गलत किए होंगे तो फॉर्जरी ये सब किया होगा तो फिर वो तो काम ही गलत हो गया ना। यहाँ पर हम सब कुछ मान रहे थे क्योंकि काम सही था, अगर काम ही गलत हो गया तो सब गलत हो गया, बस। अरे बात समझो, फिर हुआ क्या? कुछ नहीं कि फालतू टॉपिक है, फॉर्जरी इनकम्प्लीट एक्ट, अगर एक्ट गलत है तो दिस सेक्शन विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। अगर एक्ट गलत है मतलब एक्टिविटी काम गलत है तो ये सारे प्रोविजन सेक्शन नंबर 176 जो कि प्रोविजंस कहते थे ना कि बिफोर नोटिस वाले काम को हम सही मानेंगे फिर हम सही नहीं मानेंगे, द सेक्शन विल नॉट हैव इफेक्ट इफ द वर्क इटसेल्फ डन वाज इनवैलिड। ठीक है, डायरेक्टर्स नॉट अवेयर ऑफ देयर डिस्क्वालिफिकेशन, ये सेम चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको रीड करेंगे प्लीज। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ ही रीड करना है, नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट वाला करना, सेकंड वाले से आपको हो गया तो रीड करने के लिए। और जिन तीनों उनको करना ऐसे ही भी लिखा हुआ है, मतलब अभी पढ़ लो, अभी फर्स्ट पढ़ लो, ठीक है। शक्ल ऐसे बना लेते दया ही आ जाए एकदम वो प्रॉपर कॉपी पेस्ट नहीं होता। पढ़ दो। हाँ इसमें मेरे सही कर दिए बट इग्नोर से जैसे उसने साइन कर दी किसी और से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो उस बंदे ने अज्यूम किया कि मेरा घर है बट उसने उसको पैसे दिए
फिर वो केस करेगा मेरे पे कि मैंने उसको घर नहीं दिया, कि मेरे पास आया, मैं बोलूँगा मेरा घर है, मैंने दिया नहीं, उसने केस करा कोर्ट में सुनता है एग्रीमेंट सब कुछ साइन होता है, तो कोर्ट में होगा। de facto कोर्ट तेरा directors साइड लेगा, कैसे? कोर्ट तेरा साइड लेगा क्योंकि जिस बंदे ने तुझे बेचा है घर, साइन तो तेरा नहीं है ना, मतलब तूने नहीं बेचा, जिस बंदे ने बेचा है क्या उसका कभी था? उसका तो कभी था नहीं जिसने दिया। तो मान ले ये उस बंदे ने बोला कि मेरे भी हाथ में भेज रहा हूँ, पर साइन तो तेरा किया ना, तो वो साइन उसके बाद जो देख ये फ़ोन तेरे पास है तो तू मुझे बेच सकता है, अगर ये फ़ोन दमन का होगा तो तू मुझे बेच सकता है, वो बोले चोरी करके बेच सकता है। वो बोले कि मतलब कि करण के बिहाफ पे उसने भेजा तो मैं जी भेजी हूँ। अरे पर उसकी एग्रीमेंट है इसमें, ऋषि से यश से, इस तक किताब की बातें नहीं हो रही। हाँ वो तो आपको भेज के, पर मैं नहीं भेजना चाह रहा। बात बात करते क्या फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है is made by the active directors with माला फाइव मैन्युफैक्चरिंग बुरा बुरी नियत। नहीं de facto क्या है? Malified नहीं था, even if made by de facto directors with malified, de facto मतलब not duly appointed, जो गलत तरीके से थे और गलत intention। हाँ, de fact यानी कि फैक्ट में भी गलत, as per the fact not directed, de facto directors। ये मैंने बोला। फर्स्ट पैराग्राफ भी बोला था, सेकंड थर्ड मार्क करना। Right? देख पाएगा? वे ले लिया करो, यहीं पड़ी होती है कॉफी। वरना है ना, ये बोला नहीं है नाकाम वाला। तो ये छोड़ दिया काम वाला हमने। नहीं, हाँ? तो ये छोड़ दिया हमने। क्या पता? मुझे तो लगता है मालूम नहीं छोड़ दें। तो डॉक्टर ने भी आज बोला। चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ। करना तो कल था। ये नहीं होता, मेरे को लगता है। और ना मैं मतलब कि जब चैप्टर पढ़ी हुई थी कल, कुछ ना कमेटीज आई थी ईयर के साथ, नाभा कमेटी, भाभा कमेटी, पता नहीं क्या, वो इम्पोर्टेंट है याद करना। CACT नहीं, एग्जीक्यूटिव में इस चैप्टर की इस चैप्टर की स्टार्टिंग में है ना होता। यार हिस्ट्री में से ना बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछते हैं वैसे। पर मैं एक बार तो मैं मैं पढ़ा था। पूछती नहीं है। चलो 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 आगे एक्सेप्शंस पढ़िए। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोल रहा था, बताओ जल्दी से। आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनर मैनेजमेंट का आउटसाइडर्स को पता नहीं होगा, वो एज्यूम करेंगे कि इनर मैनेजमेंट ठीक जा रहा है। ठीक है। ए और ए का हो तो कुछ नहीं पता होगा, एम का होगा। नहीं नहीं पता सबका होगा, वो हुआ है काम कि नहीं हुआ ये नहीं पता होगा। ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स स्टेटिंग दैट दे आर अज्यूम्ड दे हैव द पावर टू अज्यूम कि अंदर सब कुछ काम ठीक से हो रहा है, राइट। इसके एक्सेप्शन है, इनकी जो एक्सेप्शंस है ना वो क्या बोल रहे हैं कि इंडोर मैनेजमेंट अफेक्ट नहीं करेगा, कि हम तुम्हें क्यों नहीं पता तुम्हारी गलती है। ऐसा ऐसा कब हो सकता है अंडरस्टैंड कि यार देखो एक मेरी बात समझो, इंडोर मैनेजमेंट आपको तब प्रोटेक्ट करता है जब हम बोलते हैं कि हमें देखो MOA और AOA का पूरा पता था, दोनों का पूरा पता था, उसमें लिखा क्या है क्या नहीं लिखा है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, हमको सब पता था, पर आपने किया है या नहीं, इफ द एक्ट वॉज डन और नॉट,
वो हमें नहीं पता है ना, कर सकते हो ये पता था, करेक्ट। तो ये तो रूल है ना इंडोर मैनेजमेंट का। एक एक्सेप्शन तो फिर यही हो गया कि अगर मान लो मुझे एमओए एओए का पता ही नहीं है, तो गेटिंग द पावर। लेकिन पता तो होना चाहिए। हाँ वही तो पॉइंट है ना कि अगर पता ही नहीं है फिर आपको इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि आपको एमओए एओए का पता होना चाहिए, पर अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं पता है वो तो ही चलेगा अगर कम से कम एमओए एओए पता हो, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली फर्स्ट पॉइंट आई थिंक वही बोला है, नहीं सेकंड पॉइंट, नो नॉलेज ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। पढ़ो जल्दी, इंग्लिश में पढ़ो जल्दी। ये स्टडी को नहीं है कोई जाओ पढ़ा समझ आया खुद इंग्लिश। डेलीगेट मतलब की पावर आगे शिफ्ट हो सकती है, नीचे दी जा सकती है ना। तो लिखना नहीं क्या गलती हुई है, ये तो लिखा है कि आर्टिकल्स नहीं पढ़े, ये लिखा है तो वही तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपने आर्टिकल्स एमओए एओए नहीं पढ़ा तो आपको इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बस ये लिखा है, इसके ऊपर गलती नहीं है। यही गलती है। यहाँ पे लिखा है कि एक टीम बन रहा डायरेक्टर कंपनी का, उसने एक कंपनी के साथ वो करा कॉन्ट्रैक्ट किया और पेशेंट के साथ और चेक ले लिया। इसमें डायरेक्ट ये लिखा है कि कुछ आर्टिकल लिखा है जो डायरेक्टर होता है वो डेलीगेट कर सकता है नहीं पावर को, बट टी कोई चीज़ नहीं पता। हाँ बस आगे ये लिख दिया कि हैड दे विल नॉट बिकॉज़ दे विल नॉट गेट द पावर। नहीं, वो जो डेलीगेट कर सकता है पावर ये आर्टिकल्स में लिखा था, ठीक है, पर वो डेलीगेशन शायद प्रॉपरली नहीं हुआ था, ऐसे कुछ ना, डिड नॉट डेलीगेट द पावर्स टू टीम, इट वाज फाउंड दैट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिड नॉट डेलीगेट द पावर्स, करेक्ट, प्रोसीजरल ढंग से नहीं हुआ था। देख मेरे पास या हमारे एमओए में लिखा हुआ है कि मैं आपको पावर दे सकती हूँ टू कलेक्ट फीस, ठीक है, बढ़िया, आपने कल को मेरे बिहाफ पर फीस कलेक्ट कर ली, तो अब वो जो फीस अगर मान लो मैंने कल को मैं बोल दूँगी कि यार मैंने पावर तो दी थी पर मैंने सब्सिक्वेंटली दिया नहीं था कि अब ये बच्चे की फीस तुम कलेक्ट करना, पर तुमने कलेक्ट कर लिया, अब केस वेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो बंदा बोल सकता है ना कि एमओए में लिखा है कि अलाउड है डेलीगेट करना, तो मैं थोड़ी देखने जाऊँगा कि सच में किया था या नहीं किया था तुमने प्रोसीजरली, करेक्ट। सो दैट वाज इट, ये बात हुई है। कल को जब वो बंदा इंडोर मैनेजमेंट का प्रोटेक्शन लेने गया तो उसको यही बोला गया कि यार इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि यू आर एबल टू अज्यूम दैट द पावर इज ड्यूली डेलीगेटेड, ढंग से डेलीगेटेड, राइट, पढ़े होनी चाहिए फिर उसने। पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि डेलीगेट हो सकता है, आपको तो ये भी नहीं पता था। देख ये चीज़ें क्या है ना, सारे केस टू केस बेसिस पे प्रूव हो गया तो पता क्या होगा अगर तो ही हम आगे करेंगे। आगे करेंगे। मेन है कि आपको एओए पढ़ना, एमओए एओए पढ़ना होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। प्लेंटिफ क्या है? प्लेंटिफ है जिसने कंप्लेन किया, केस करने वाला, कंप्लेंट करने वाला। आया
चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़े हमें, when the outsider had knowledge of irregularity, मतलब क्या हुआ, आपको हल्की फुल्की भनक थी कि पंगा हो रहा है कंपनी में, यार तुम्हें हल्का नॉलेज था ही कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर अगर तुम्हें पता होते हुए भी तुमने आँख बंद कर ली कि हाँ जाने देना, कल को तो हम ये इंडोर मैनेजमेंट क्लेम कर ही लेंगे, केस तो हमारे फेवर में हो ही जाएगा, पर ये भी नहीं चलेगा। अगर आप गलत होता हुआ देख रहे हो और उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हो विद एन असम्पशन कि कल को इंडोर मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट अस, तो फिर इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट यू। इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग, यू हैव टू से इट देन एंड देयर। आ रहा है समझ? मतलब किसी को क्या पता कि हमें पता है कि गलत हो रहा है। वही तो पॉइंट है, सब प्रूव होता है केस में, केस टू केस बेसिस। देख अगर मान ले तुझे मुझसे 4 करोड़ का लोन लेना है, ठीक है, मेरे कंपनी का अकाउंटेंट तुझे वो 4 करोड़ का लोन दे रहा है, ठीक है, कि भाई बोलेगा अरे नहीं मेरे तो सर सब ने मुझे पावर दे रखी है कि मैं 4 करोड़ का लोन, 4 करोड़ के फंड्स कंपनी से रिलीज कर सकता हूँ, ठीक, तो क्या ये सही होगा? तो सोच के देख, तू जब वो अकाउंटेंट से लोन लेगी तुझे लगता नहीं है कि कुछ पंगा हो रहा होगा? कोई बंदा जो ऐसी सी पोजीशन पे ही है वो कंपनी का इतना सारा फंड्स ऐसे रिलीज कर रहा है, तो हल्की सी भनक लगेगी ना। तो जब अब तुम इंडोर मैनेजमेंट या कुछ क्लेम करने जाओगे तो तुम्हारे इस दिमाग पर क्वेश्चन किया जाएगा कि यार ये तेरे को समझ नहीं आया, ये झोल हो रहा है तेरे साथ, वैसा कुछ वैसी चीज़ें। तो इरेगुलरिटी में देखो क्या लगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन हु हैज एक्चुअल और इवन इम्प्लाइड, माना हुआ इम्प्लाइड मतलब डीम्ड नॉलेज नोटिस ऑफ द लैक ऑफ अथॉरिटी ऑफ द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, thus a person knowing fully well that the directors do not have the authority to make the transaction but still enters into it cannot seek the protection under the rule of indoor management। ये हमको पता था फिर भी हमने कुछ नहीं किया, तो अब आपको इंडोर मैनेजमेंट का सुरक्षा नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ? अगली से अगली लाइन, इन हाउवर छोड़ दो, दे कुड हाउएवर मिला, जान ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट तक ब्रैकेट क्लोज करके बस चलेगा, फर्स्ट 4 लाइन्स आर इनफ, बाकी तो केसेस समझा। सेकेंड पॉइंट में किसी को डाउट था? श्योर है ना? थर्ड पॉइंट में क्या बोल रखा है? फेक सिग्नेचर। तो अगर फेक सिग्नेचर है, फॉर्जरी है, तो क्या किसी ने कोई पावर असाइन करी है तो इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन ड्यूली हुआ ही नहीं। आ रही पॉइंट समझ? तो अगर फॉर्जरी वाला कोई भी केस होता है तो उसमें इंडोर मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ तो रिलेटेड है ही ना, MOA और ये सब कुछ ही झूठ हो गया ना। देख मैंने अगर नकली कंपनी का या डायरेक्टर का साइन कर दिया, ठीक है, तो डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है नहीं है, प्रोसेस फॉलो किया, रेजोल्यूशन पास किया, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो डायरेक्टर ने साइन ही नहीं किया। जिस फॉर्जरी में हमने सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं पता है? सामने वाले बंदे का कंसेंट है ही नहीं। कंसेंट होगा तो हम बात करेंगे ना कि भाई सही कंसेंट था या गलत, सामने वाले की हाँ है ही नहीं, तो किसी और ने बोल दिया झूठ, तो हाउ आर यू इवन आस्किंग कि भाई दिस शुड बी डन, राइट? तो हमने फॉर्जरी में उस तरीके से आपको बात करी है कि एक्ट का कोई वजूद ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। सी द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फॉर्जरीज or to the transactions which are otherwise void or legal ab initio. In the case of forgery, it is not that there is absence of free consent. मतलब freely हाँ बोला है ऐसा नहीं है, हाँ ही नहीं बोला, there is no consent at all. The person whose signatures have been forged is not even aware of the transaction, and the question of his consent being free or otherwise does not arise. आ रही बात समझ? Consequently, it is not the title of the person is defective, but there is no title at all. कुछ है ही नहीं, इस पूरे डॉक्यूमेंट का कोई सेंस ही वजूद ही नहीं है। अब देखो समझ में आया, डाउट पूछ रहा था। तो मतलब तुमसे केस होएगा जिसने डॉक्यूमेंट दिया उसको होएगा। हाँ, फॉर्जरी इज अ क्राइम, ठीक है? आया समझ? हाँ बस चलेगा इतना काफी। नेक्स्ट आओ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस माने वो अकाउंटेंट वाला एग्जाम्पल कि तुमको लग रहा था कि गलत हो रहा है पर तुमने उसको नेग्लेक्ट किया, तो नेग्लिजेंस भी इज एन एक्सेप्शन कि अगर नेग्लिजेंस करा है तुमने तब भी हम लोग विल नॉट अलाउ यू टू क्लेम दैट प्रोटेक्शन। सी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु आर बीइंग नेग्लिजेंट, thus when an officer of a company does something which shall not ordinarily be within his powers, कोई बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमें नहीं होना चाहिए यूजुअली, है ना,
the person dealing with him must make proper inquiries and satisfy himself as to the officer's authority. आ रहा है समझ? यहाँ पर फुल स्टॉप करो, मतलब ब्रैकेट क्लोज करो, एक अगले पैराग्राफ पर आ जाओ. Similarly, in the case of Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company, an accountant of a company transferred some property of the company in favor of Anand Bihari Lal. On an action brought by him for breach of contract, the court held that the transfer is void. It was observed that the power of transferring immovable property of the company could not be considered within the apparent authority of the accountant. मतलब वो जो प्रॉपर्टी थी वो इमूवेबल थी. नहीं फिर सिर्फ अकाउंटेंट ही उसको बेच सकता नहीं, इमूवेबल का मतलब ये नहीं होता है कि हिल नहीं सकती, मतलब ये मतलब होता है, पर जैसे घर इमूवेबल है ना, वैसे बोलते हैं. परमानेंट और टेम्पररी जैसा होता है वैसा. मूवेबल इमूवेबल, स्कूटी मूवेबल गुड्स. नहीं वो नहीं, इट मीन्स कि प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते थे वो वाली, बट फिर भी उसने की, ये लिखा है. हाँ, कि अकाउंटेंट के पास सेल कर सकते थे पर अकाउंटेंट नहीं कर सकता था. अच्छा. कंपनी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी की जमीन जायदाद बिल्डिंग है, छोटी मोटी गुड्स नहीं, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो अगर वैसी प्रॉपर्टी अगर नहीं बेच सकते थे तो अकाउंटेंट के पास कैसे पावर आ गई कि कंपनी की वो प्रॉपर्टी अकाउंटेंट बेच रहा है. पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं किसी कंपनी में मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, ठीक है, और मैं जॉब के टाइम पर मैंने कंपनी की एक ऑफिस बेच दिया. अरे आप कंपनी के मामूली एम्प्लॉई हो, आपके पास कैसे पावर आई कंपनी की ऑफिस बेचने की, राइट? जाने कंपनी को लूट गई. तो वही तो बोलो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, प्रॉपर्टी वापस आ गई. You could not consider within the part and इसका मतलब क्या है? सिर्फ इस लाइन का could not be considered. Within the apparent authority of the accountant. apparent मतलब ये जो जमीन घर जायदाद बेचना अकाउंटेंट की मामूली अथॉरिटी के अंदर नहीं आ सकता. आया? Again, fifth वाला point. Again, the doctrine of indoor management does not apply when the question in regard to the very existence of agency. ये ठीक है, इतना जानना. मार्क कर लो और रटा हो गया तो जान लो. Won't sense make any sense for you. अगला, this doctrine sixth point. This doctrine is also not applicable where a precondition is required to be fulfilled before a company itself can exercise a power, particular power. In other words, the act is just not merely ultra vires. The directors, officers would ultra vires the company itself. अगर कोई काम MOA के बाहर है तो क्या वो इंडोर मैनेजमेंट में आ सकता है कि ढंग से नहीं हुआ? आप कर ही नहीं सकते थे ना वो काम. तो सही से हुआ या नहीं हुआ है तो बात ही नहीं आएगी, तुम तो कर ही नहीं सकते थे. आए बात समझ? पक्की बात नहीं. लोन है, 2 करोड़ तक की पावर है, 3 करोड़ का ले लिया, रेजोल्यूशन ढंग से पास नहीं किया. अरे क्या फर्क पड़ता है रेजोल्यूशन पास नहीं किया या किया? 3 करोड़ का तो लोन ही दे सकते थे ना. जहाँ से शुरू किया वो रास्ता ही गलत था. आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं, इट वोंट मैटर. अब इतना सारा हमने इंडोर मैनेजमेंट पढ़ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टेड नोटिस समझ में आ जाएगा. कंस्ट्रक्टेड नोटिस क्या करता था? इंडोर कंपनी को प्रोटेक्ट करता था आउटसाइडर्स से. हाँ, कैसे? आउटसाइडर्स को जो भी MOA है वो पता होना चाहिए. दैट इज कंस्ट्रक्टेड नोटिस. जब जाए, ठीक है. तो द कंपनी लॉ, इन द कंपनीज लॉ, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टेड नोटिस इज अ डॉक्ट्रिन where all persons dealing with the company are deemed to have knowledge of the company's articles and मेमोरेंडम. बढ़िया. So the memorandum and articles when registered become ये जो मैंने पब्लिक समझाया डॉक्यूमेंट. and can be inspected by anyone on payment of nominal fees. Therefore, every person who contemplates यानी कि वो सोचता है ना जाऊँ या नहीं जाऊँ वाला, contemplates entering into a contract with a company has the means of ascertaining and is consequently presumed to know not only the exact powers of the company but also the extent to which these powers have been delegated to the directors. आ रहा समझ कि जो भी इंसान सोच रहा है कि क्या मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं या ना करूं, वो करने से पहले उसको MOA AOA पढ़ना पड़ेगा. और ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसने पूरा MOA AOA पढ़ा है, भले उसने ना पढ़ा हो. हम मान के चल सकते हैं कि उसने MOA AOA पढ़ा है और इतना अच्छे से पढ़ा है कि उसको पता है कि क्या पावर्स है, किस हद तक वो पावर्स है, किस हद तक वो पावर्स डायरेक्टर के पास है, सब कुछ उसको पता है. ठीक है.
thereof, ठीक है। इसी पैराग्राफ की पर्सन एंटर्स नहीं 6th लास्ट लाइन है तुम्हारी कंसेक्यूटिवली, हाँ अरे हाँ सॉरी वही मार्क किया हुआ इसमें। इफ अ पर्सन, अच्छा मेरा मिला 6th लास्ट लाइन कंसेक्यूटिवली वाला। If a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum or outside the limits set on the authority of the directors, he cannot, as a general rule, acquire any rights under the contract against the company. आया कुछ समझ? पढ़ो नहीं आया रश्मिना? ध्यान भी दिया था, नहीं तो आ जाना था। ये एमओए के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कराया होगा तो उसको कोई भी राइट नहीं है कंपनी के अगर आप against। हाँ अगर आप कंपनी के एमओए एओए के बाहर जाकर बिना नॉलेज के कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी राइट्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी हक नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। The common example of constructive notice is when the court is डब्बा पढ़ रहे हैं। Common example of constructive notice is when a court is unable to directly reach someone and publishes summons in the published newspaper and it is assumed that everybody has read it। ये एक एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कि मान लो कभी किसी बंदे को कोर्ट में बुलावा देना है ना कि आना पड़ेगा, आपको पेशी देनी पड़ेगी, और अगर उसका एड्रेस नहीं पता तो कोर्ट इस चीज़ को न्यूज़पेपर में छपा देता है और मान लेता है कि अगर तुम नहीं आए तुम्हारी गलती है, हम लोग न्यूज़पेपर में डाला जाए, क्योंकि ये पावर हो जाती है, एज्यूम हो जाता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस दिया जग जाहिर कर दिया, ठीक है। जैसे क्रिमिनल यूज हो सकती है कि इस क्रिमिनल की हो। हाँ चलो अब in another case the articles required that all the documents should be signed by the managing director, secretary and working director on behalf of the company। आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ था कि ये बंदा साइन करेगा। A deed of mortgage was executed by the secretary and the working director only and the executed by the secretary and working director only and the court held that no claim would lie under such law। मतलब इस मान लो मैंने तुम्हारे बिहाफ पर कोई डीड इज कुछ गिरवी रखने का डॉक्यूमेंट, डीड इज एग्रीमेंट, मॉर्गेज इज गिरवी रखना, ठीक है। तो कोई लोन एग्रीमेंट या गिरवी रखने का एग्रीमेंट मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वो 3 लोगों ने साइन नहीं किया जो आर्टिकल्स में लिखे थे, सिर्फ 2 ही लोगों ने किया, तो उस डॉक्यूमेंट का कोई भी वजूद नहीं होगा, ठीक है। नो क्लेम यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्लेम मतलब कोई एक्शन नहीं ले सकते। आ रही बात समझ? सो द कोर्ट सेड दैट the mortgagee should have consulted the articles before the deed was executed, है ना। आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए थे, आपको जब पता ही नहीं कि कौन साइन कर सकता है कौन नहीं। therefore even though the mortgagee may have acted in good faith and the money borrowed applied for the purpose of the company, the mortgage was nevertheless invalid। वो जो गिरवी रखा था सामान को invalid ही था। The doctrine of indoor management protects third parties who are entitled to assurance of all the procedural aspects of the transaction that are carried out। इसकी जरूरत यहाँ नहीं थी ना, इंडोर मैनेजमेंट के बारे में लिखा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। आ रहा है कुछ समझ? अगला लास्ट पैराग्राफ आउटसाइडर्स वाला पढ़ो फटाफट से। Set out in the memorandum and articles. Last line. As displayed as written in the memorandum articles। पक्का एवरीवन? करण outsider dealing with incorporated bodies इनकॉर्पोरेटेड incorporated bodies इनकॉर्पोरेट का मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब Incorporate
कॉर्पोरेट बॉडीज भी तो कंपनी से इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब था? की लोग अंदर बनना फॉर्म एंड रजिस्टर्ड किया कराया था ना, तो इनकॉर्पोरेट बॉडीज भी वही हुई। कॉर्पोरेट बॉडीज भी कंपनी हाँ, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब बनी और रजिस्टर्ड हुई, वही सेम ही है सब कुछ। And then I'll start.